अब हम बात करेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइट। कि अगर कोई एटम किसी क्रिस्टल लैटिस में कॉर्नर पे प्रेजेंट है किसी यूनिट सेल में, तो सिर्फ वो उसी यूनिट सेल में नहीं शेयर किया जाता है, बल्कि बाकी और यूनिट सेल में शेयर किया जाता है। जैसे कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल में शेयर किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। इसी तरीके से फेस पे जो प्रेजेंट है वो 2 के बीच में शेयर किया जाता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/2 हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड कंप्लीटली बॉडी के अंदर होता है, किसी और से शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। और जो एज के सेंटर पे है वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक एज मतलब किनारा, एक एज जो होता है, जैसे यूनिट सेल में एज क्या है कि सपोज दिस इज यूनिट सेल, सो दिस वन इज एज। तो यहां पे अगर कोई प्रेजेंट है देन दैट विल बी शेयर्ड बाय 4. So its contribution to one unit cell is 1/4. Now we will find out the number of atoms present in one unit cell. अलग अलग तरीके के जो यूनिट सेल हैं उसमें जितने एटम हैं उसमें सारे कंट्रीब्यूशन को काउंट करके हम निकालेंगे कि उस पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में एवरेज कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे सिंपल क्यूबिक की बात करें, जिसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है, तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं किसी यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में, तो 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। एक एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में 1/8 होगा, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना आएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक में एक जो ओवरऑल एटम एवरेज होता है वो 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पर एटम कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। कॉर्नर वाले एटम 8 होंगे और बॉडी सेंटर पे जो एटम होगा वो कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे दिखा है ये 8 और 1। 8 एटम का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/8 होगा और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा 1 होगा। तो एवरेज एटम निकालेंगे तो 8 इंटू 1/8 1 इंटू 1, तो टोटल एटम 2 आएगा। यानी बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 2 होंगे। इसी तरीके से अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे जो एटम होंगे वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे और 8 होंगे तो 8 इंटू 1/8, एवरेज नंबर ऑफ एटम कॉर्नर वालों का आ गया 1। और फेस के सेंटर 6 होते हैं, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस होंगे, तो 6 फेस का जो सेंटर होगा उसको अगर आप निकालेंगे तो 6 फेस सेंटर 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6 इंटू 1/2 यानी तो एक एवरेज नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 आएगा, बीसीसी में 2 आएगा और सिंपल क्यूबिक में 1 आएगा। अगर हम बात करें कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कुल 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एज होंगे, ये एज यानी किनारे जो होंगे 12 होंगे। अगर आप सारे किनारे पर कोई यूनिट सेल है तो 12 कोई एटम है तो टोटल 12 एटम प्रेजेंट होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4। तो अगर हम एज सेंटर की बात करें जो यहाँ पे नहीं है, तो एज सेंटर पे टोटल 12 का एज होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4। यहाँ पे अगर आप देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ये चारों ऊपर आपस में टच करेंगे और ये नीचे चारों आपस में टच करेंगे। इसमें यानी फेस के एटम आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, यानी ये इसको भी टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको, सब एक दूसरे को टच करते हैं। बीसीसी में क्या होता है कि बीसीसी में जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो सेंटर वाले एटम को टच करते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, बीच में जगह रहती है। तो दिस डज नॉट टच दिस एटम, लेकिन ये इसको टच करेगा और ये किनारे वाला इसको टच करेगा। यानी डायगोनल पे जो एटम होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे। इस बॉडी डायगोनल पर भी ये तीनों एटम एक दूसरे को एक टच करेंगे, एक तीसरे को, मतलब ये इसको टच करेगा, ये इसको टच। कॉर्नर दे डू नॉट टच ईच अदर। और अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर वाला अपने हर कॉर्नर के पास 3 एडजेसेंट फेस होगा। एक ऊपर वाला फेस होगा, एक पीछे वाला फेस होगा और एक बाएं। अगर इस कॉर्नर की बात करें तो एक इधर वाला, इस साइड वाला ये फेस होगा। तो ये एटम और ये एटम, यानी फेस के सेंटर के एटम जो होंगे, एडजेसेंट फेस के सेंटर के एटम कॉर्नर वाले को टच करेंगे, जबकि कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करेगा। हाँ, ये कॉर्नर वाले सारे मिलके इस फेस सेंटर को टच करेंगे, लेकिन आपस में टच नहीं करेंगे। यानी ये एटम सीध में होगा, ये एटम ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे। यानी ये जो फेस का डायगोनल है इस पर 3 एटम एक लाइन में होंगे फिर एफसीसी में, और यहाँ पे बीसीसी में जो बॉडी का डायगोनल है उस पे 3 एटम, एक बॉडी सेंटर वाला और 2 कॉर्नर वाले। ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल। सिंपल में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में कितना होगा, फेस सेंटर्ड में 4 एटम।
अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस। देखिए, अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या किसी भी यूनिट सेल में अगर बात करें तो हर यूनिट सेल का एक एज होगा और उस एज की लंबाई होगी, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ। सो दिस इज एज लेंथ ए। जब एटम्स यहां प्रेजेंट होंगे तो ये एटम जो हैं ऐसे होंगे, यहां और यहां, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बाद में देखेंगे। तो इन एटम्स जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो इन एटम का जो आर होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। सपोज करो ये एक दूसरे को, यहाँ पे दो एटम है एंड दे आर टचिंग ईच अदर, तो ये डिस्टेंस ए हो गई एंड दिस डिस्टेंस इज आर। और दो एटम के बीच की जो दूरी होगी, जैसे यहां पर इस एटम और इस एटम के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे डी ए के बराबर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए 2r के बराबर है, ये सिंपल क्यूबिक में। तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए, आर और डी मतलब दो नियरेस्ट नेबर के बीच की दूरी, आर मतलब एक एटम का रेडियस और ए मतलब सेल का एज लेंथ। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक में बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू 2r एंड दिस इज इक्वल टू डी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि a इज इक्वल टू 2r। ये सिंपल होगा जिसमें सिर्फ कार्नर पे एटम होंगे और कहीं एटम नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस एटम विल टच दिस, तो ये a है और ये 2r के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पे एक और चीज हमको निकालनी है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का क्या मतलब होता है कि जब ये एटम पैक होते हैं तो इसमें कुछ जगहें बच जाती हैं, तो उन जगहों को जो बच जाती है उसको हम कहते हैं वाइड। तो सारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, यानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो टोटल यूनिट सेल के वॉल्यूम का जितना परसेंटेज ऑक्यूपाई होता है दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी, अगर आप परसेंटेज में बताएं, या पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप फ्रैक्शन में बताएं उसको। तो जैसे अगर मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया इस यूनिट सेल का डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की एज लेंथ ए है तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। अब मुझे ऊपर चाहिए कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, क्योंकि यूनिट सेल का वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ उसके लिए मुझे पता है कि अगर एक एटम है तो एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम। कितने एटम है इस यूनिट सेल में एवरेज, तो नंबर ऑफ एटम पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ऐसे हमको पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है कि कुल जितने एटम है उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अगर सिंपल क्यूबिक, ये सब में अप्लाई होगा, सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू 1 होगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब हम जानते हैं कि ए क्यूब 2r के बराबर होता है, सो वी कैन राइट 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब यानी 2r का क्यूब, 2r होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। सो दिस विल बी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 8r क्यूब इंटू 100। सो ये आर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 2, सो यू विल गेट पाई/6। पाई/6 फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो पाई/6 आएगा, और इफिशियंसी निकालनी हो इंटू 100 आएगा। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी अगर परसेंटेज में इसको आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहेंगे देन इट विल कम 52.4 परसेंटेज। और पैकिंग फ्रैक्शन में अगर हम बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन दोनों एक ही चीज है, एक परसेंटेज में एक इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें देन इट विल बी पाई/6 या फिर 0.524, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाए। ओके, 0.524 और ये पैकिंग इफिशियंसी हो जाए।
सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू कि जब भी आपको निकालना हो तो आपको नंबर ऑफ एटम पता कर लीजिए, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। ए को आर के बीच में जो रिलेशन है उससे रिप्लेस कर दीजिए एंड यू विल गेट द पैकिंग एफिशिएंसी। तो यू हैव टू मेमोराइज इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल क्यूबिक में π/6 या 52.4 होता है। 0.52 अगर फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 52.4 होगा। तो ये ध्यान रखेंगे परसेंटेज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल क्यूबिक की होगी बात। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक के बाद बीसीसी की। ओके, तो बीसीसी की बात करते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अगर आपके पास यूनिट सेल है, इफ आई मेक दैट यूनिट सेल ओवर हियर, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन होगा, ए आर के बीच में, यहाँ बॉडी के सेंटर में एक होगा और एज के सेंटर पे होंगे, एज के सेंटर। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, एज के सेंटर वाले जो होंगे ये बॉडी के सेंटर वाले को टच करेंगे, ये हमने पढ़ा, सारे कॉर्नर वाले टच करेंगे। और एक डायगोनल में अगर बॉडी सेंटर्ड है तो ये जो बॉडी डायगोनल है इसमें 3 एटम एक दूसरे को टच करेंगे, यानी यहां पर ये जो एटम है सेंटर वाला और 2 कॉर्नर वाले, ये बॉडी डायगोनल है तो सेंटर वाला और 2 कॉर्नर वाले ये टच करेंगे इसको, लाइक दिस। ये क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, दिस इज बॉडी डायगोनल। तो अगर ये डिस्टेंस a है, इसका एज लेंथ a है, देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि जो बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल सिंपल याद कर लेना है आपको, √3a आएगा। बॉडी डायगोनल इज √3a। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यू विल गेट इजिली। सो दिस डिस्टेंस इज √ कैसे निकालेंगे ये भी आप समझ लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है। पहले आप फेस डायगोनल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, ये a है, ये a है तो √2a आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये √2 है, ये a है तो इसका निकालेंगे, देन यू विल फाइंड इट √3a। ठीक है, तो सिंपल आप ये कह सकते हो फेस डायगोनल √2a होता है और ये क्या है √3 × a, √3a ये बॉडी डायगोनल होगा। अब बॉडी डायगोनल पे सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये r है, ये 2r है, ये r है। सो यू कैन से कि 4r इज इक्वल टू √3a, क्योंकि बॉडी डायगोनल पे 4r होंगे। ये रिलेशनशिप है r और a के बीच में। इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 4/√3r लाइकवाइज, या इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो आफ्टर डिवाइडिंग। एक √3 की वैल्यू 1.7 है तो उसे डिवाइड करके आप नियर अबाउट निकाल सकते हो, तो यू कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r। अब आप हमेशा देखेंगे कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी d, वो 2r के बराबर होगी, तो d इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे d और a के बीच में भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, बिकॉज r इज इक्वल टू, r की जगह आप क्या लिख सकते हो √3/4। तो d हमेशा r का 2 गुना होगा, तो यू कैन फाइंड आउट √3/2a। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, एक रिलेशन आप याद रखें, d को बहुत दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। d इज ऑलवेज, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बीबीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, ऑलवेज 2r के बराबर। नियरेस्ट नेबर मतलब दोनों के स्ट्रक्चर टच कर रहे हैं तो दोनों के रेडियस के प्लस दोनों सेम है तो 2r के बराबर हो। सो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर बिटवीन a एंड r फॉर दिस बीसीसी। नाउ अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे बीसीसी के लिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन कह लो या एफिशिएंसी, पहले फ्रैक्शन निकालो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर या एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल divided by volume of unit cell। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 2, जेड से दिखा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल a क्यूब,
अब ए की जगह ये आर का जो रिलेशनशिप हमने गेन किया है वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे 4√3 into r whole cube. So you will finally get 4/3 pi r cube into 2 upon 4 into 4 into 4 3 into √3। हमने थोड़ा 3 into 3 √3 मल्टीप्लाई करके 3 कर दिया इंटू आर क्यूब इंटू नथिंग। अब आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और अब आपको मिला ये √3 ऊपर, ये 2 से आप यहाँ करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट √3/8 पाई। ओके, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन कैट इट एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज कि बीसीसी में अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी π√3/8। तो ये रिलेशनशिप आपसे पूछा जाता है, ये बहुत कठिन नहीं है, इफ यू आर नॉट मेमोराइजिंग इट, इसको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको ये पता हो कि बीसीसी में √3a = 2r, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। √3a = 4r, सॉरी √3a = 4r, ये बॉडी डायगोनल से जो भी हमने ऊपर बताया, √3a = 4r, इसी को रीअरेंज करके a = 4√3r हो सकता है, और फिर वहां से यहाँ पे रिलेशन। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो यू विल गेट 0.68। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, और यहीं पे अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो 68% हो जाएगा। दिस यू हैव टू मेमोराइज, ये आप मेमोराइज नहीं करो, इसको आप निकाल लो 2 सेकंड में, बट दिस यू हैव टू, बिकॉज 68%, एवरीथिंग यू कैन नॉट डिराइव। तो 68% बीसीसी में हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ वी विल टॉक अबाउट एफसीसी। एफसीसी में जरा देखते हैं। एफसीसी में हमने आपको बताया था कि फेस के सेंटर पे एटम होगा और बॉडी के बॉडी के कॉर्नर पे होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉर्नर पे तो स्फीयर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर वी आर हैविंग एटम्स एट फेस सेंटर। अब ये जो फेस सेंटर है, ये तीनों, ये फेस डायगोनल, ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। यानी यहां पर ये ए है और ये 4r है, और ये इसकी वैल्यू, इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू, सॉरी फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, √2 है, पाइथागोरस थ्योरम से। फेस डायगोनल = √2a निकाल सकते हैं, ये है तो इसकी वैल्यू √2 है। बॉडी डायगोनल क्या होगा, √3 है। फेस डायगोनल पे कितने एटम है, 3, तो ये वैल्यू क्या होगी, 4r। दिस वैल्यू इज 4r, तो √2a = 4r। यहां से आप निकाल सकते हो a = 4√2r। तो आपको ये मेन अगर दिमाग में है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट कि a = 4√2r। √2 की वैल्यू लग करके इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। 1.414 रखेंगे तो आप इसको डिवाइड करके नियरेस्ट वैल्यू निकाल दोगे, a और r के बीच में रिलेशनशिप। इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं, अगर आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4√2 ये हो जाएगा, और ये √2 इंटू √2 हो जाएगा इंटू r। 4√2 मिलके क्या हो जाएगा, 4√2/2 इंटू r, तो 2 से ये कट जाएगा, ये मिलेगा 2√2, तो यू कैन गेट 2√2r। ये भी एक रिलेशनशिप हो जाएगा a और r। तो यू कैन रीअरेंज, आप उसको थोड़ा सा जिस फॉर्म में पूछा जा रहा है एग्जाम में डायरेक्ट ये दे दिया, देन इट्स बेस्ट। इससे आप यहीं से ओरिजिन से निकालिए, उसको रीअरेंज कर दीजिए जिस फॉर्म में वो दिया गया है। आप देखिए रीअरेंज हो पा रहा है कि, सो दैट इज द रिलेशनशिप, a = 2√2r। रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजिली रीअरेंज। ये एफसीसी में होगा। अब एफसीसी में क्या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप है। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन = नंबर ऑफ एटम एफसीसी में नंबर ऑफ एटम होंगे 4, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब, ये सारे एटम का वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब a क्यूब ये यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया, तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब, और a की वैल्यू की जगह हम a = क्या लिख देंगे, 4√2r या 2√2r, जो भी लिख सकते हैं, 2√2
आर होल का क्यूब, पाई आर क्यूब होगा ये। तो ये फाइनली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 8 हो जाएगा, और 2√2 ये बच जाएगा किसके लिए, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 4 2 जा 8 आ जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, आपको मिलेगा 3/3 पाई अपॉन √2। तो ये आपको सिंपल एक रिलेशनशिप मिलेगा कि 3 पाई अपॉन √2 इन केस ऑफ FCC। ओके, 3 पाई अपॉन √2। So simply when you solve it, you will get the final result and its value will be 74। ये आपको याद करना है, its value will be 74%। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4%। 74% is the final value and that you have to memorize। ये पैकिंग फ्रैक्शन में 0.74 आएगा और पैकिंग एफिशिएंसी में 74% आएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको याद रखना है कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इट्स वैल्यू विल कम पाई √2 अपॉन 6। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे एंड फाइनली इट इज 74%। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या फिर यूनिट सेल। अगर हम देखें कि किसी भी चीज की अगर हमको डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यूनिट सेल की जो डेंसिटी है वही पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी होती है, क्योंकि वही यूनिट सेल बार बार रिपीट होगी कि पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाता है। तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। अब अगर हमें पता करना है कि यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल divided by volume of unit cell। This will be the density। अब किसी यूनिट सेल को हम देखें तो उस यूनिट सेल का मास जो होगा वो एक एटम का मास होगा, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई mass of one atom and divided by volume of unit cell। now it is a cube। नंबर ऑफ एटम z हो गया। एक एटम का मास क्या होगा, वी नो दैट कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ जो एटम होते हैं Na एटम का जो मास होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम Na एटम का मास कितना होगा, मोलर मास के बराबर। अगर मोलर मास m है तो उसका मास होगा m ग्राम पर मोल। तो एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास हो जाएगा m अपॉन Na। सो एट द प्लेस ऑफ मास ऑफ वन एटम वी कैन राइट m अपॉन Na एंड डिवाइडेड बाई a क्यूब। सो द फॉर्मूला विल बिकम z m अपॉन Na इंटू a क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या पूरे लैटिस की भी डेंसिटी यही होगी। अब इस फार्मूले में अगर आप ध्यान रखें तो m जो होगा यहाँ पे जब हम m पुट करेंगे तो m विल बी इन ग्राम पर मोल। नॉर्मल जो m दिया रहता है, जैसे सोडियम का मोलर मास 23 है तो इट इज 23 ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल में दिया रहता है। तो m हम यहाँ ग्राम पर मोल में पुट करेंगे, और a जो है अगर क्वेश्चन में जो नॉर्मली a दिया रहता है वो पिकोमीटर में दिया रहता है, तो जो पिकोमीटर में दिया उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो a अगर हम सेंटीमीटर में रख दें तो कैसे सेंटीमीटर में रखेंगे,
1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। देन डेंसिटी विल बी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखेंगे। तो मोलर मास तो इसी में दिया रहेगा, ए को हमको बदलना पड़ेगा बिकॉज ए जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको ये जो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर किस में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर डेंसिटी हमको केजी पर मीटर क्यूब में ले आना है तो हमको ये केजी पर मोल में बदलना पड़ेगा मोलर मास को, क्योंकि नॉर्मली जो मोलर मास दिया रहता है वो ग्राम पर मोल में दिया रहता है। जैसे सोडियम का मोलर मास इज 23, तो नाउ इट इज 23 ग्राम पर मोल नॉर्मली। और एज लेंथ जो दी रहेगी, सपोज इट इज गिवन 400 पिकोमीटर, सपोज लेट्स टेक, तो ये पिकोमीटर में दिया रहेगा। तो व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू हियर, तो सोडियम का मास तो ऐसे ही लिख दिया 23, ए को हमने बदल दिया 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। नाउ व्हेन यू पुट दीज टू वैल्यूज यू विल गेट इन डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, you'll get the values in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये किस में आ जाए, सोडियम का मोलर मास 23 है, तो 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी पर मोल। और ए जो है वो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। नाउ व्हेन यू पुट दीज टू वैल्यूज देन डेंसिटी विल बी इनटू केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी किसमें दिया है ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय न्यूमेरिकल, इसमें यही खास है कि इस फार्मूले में जब आप पुट करें तो डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो जो मोलर मास नॉर्मली होता है वो ग्राम पर मोल होता है, ए को सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्वेश्चन में पिकोमीटर में दिया रहेगा, नॉर्मली यही होगा। और अगर ये केजी पर मीटर क्यूब में, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि इन 5 में से कोई 4 वैल्यूज दी होंगी, 5वां निकालना होगा। तो आपको अगर ये केजी पर मीटर क्यूब में दिया है देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस मोलर मास इनटू केजी पर मोल, क्योंकि नॉर्मली जो दिया होगा वो ग्राम पर मोल में, या जो आपको पता है वो ग्राम पर मोल में है, और ए क्यूब जो है पिकोमीटर को मीटर में बदलना होगा। सो दैट वाज फॉर द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल में जो क्रिस्टल की डेंसिटी होगी और जो यूनिट सेल की होगी दोनों सेम होगी। अब अगर ये तो नॉर्मल है कि अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में दिया हो, कोई क्यूबिक एलिमेंट, कोई भी क्रिस्टल किसी एलिमेंट का हो, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में सारे एटम तो सेम होंगे नहीं, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। तो आयनिक कंपाउंड में जो जेड की वैल्यू होगी वो जेड की वैल्यू होगी फार्मूला, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड में जो जेड होगा वो जेड क्या होगा, जेड इज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट। और जो मोलर मास होगा वो होगा फार्मूला मास, पूरे कंपाउंड का फार्मूला मास लिखेंगे। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लूं NaCl का, तो NaCl के लिए Z की वैल्यू, अगर NaCl की आप पैकिंग देखेंगे तो एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला मास यूनिट, यानी 4 Na होता है और 4 Cl होता है, तो जो पूरा फार्मूला आएगा वो 4 का आएगा, तो 4 हो जाएगा Z की वैल्यू। और मोलर मास Na प्लस Cl दोनों का फार्मूला मास जोड़ लेंगे, एक फार्मूले का मास, तो इट विल बिकम 58.5 ग्राम पर मोल। ए निकालना होगा, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर FCC फॉर्म में Cl अरेंज होता है सारे कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, और जो ए सोडियम होता है वो एज के सेंटर पे होता है। तो सोडियम एज के सेंटर पे होगा, कॉर्नर एज का सेंटर, और ये यानी अगर हमको ए निकालना है तो सोडियम का रेडियस प्लस क्लोरीन का रेडियस इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी सोडियम का रेडियस प्लस क्लोरीन का रेडियस इंटू 2, ये आ जाएगा टोटल ए की वैल्यू। या क्वेश्चन में अगर ए दिया हो तो अलग बात है, क्योंकि ए की वैल्यू में क्या है, इस कॉर्नर पे एक Cl है, यहाँ इस कॉर्नर पे Cl है, बीच में सोडियम, तो एक सोडियम का रेडियस, दूसरे Cl का रेडियस, फिर इधर एक सोडियम का रेडियस, इधर Cl का रेडियस, यानी सोडियम प्लस Cl का रेडियस इंटू 2। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आयनिक होगा तो थोड़ा जेड का ध्यान रखेंगे और m की जगह मोलर मास की जगह उसका फार्मूला मास रखेंगे।